हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो हम लोग पिछले वीडियोज़ में हिंदी का एक लेसन हमने जिक्र किया था जिसका नाम था, आपको क्या आप लोगों को पता है ना, वो सदानीरा जो पढ़ा था आप लोग, जिसके लेखक थे जगदीश चंद्र माथुर जी। तो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया एक शीर्षक था जिसको नाम था दोस्तों वो सदानीरा। आज वो भी हम लोग पढ़े थे कि वो अभी निबंध था। आज एक और शीर्षक मैं लेकर आया हूँ दोस्तों यहाँ पे, जिसका नाम है दोस्तों, आपको वो अगर बात करें तो इस शीर्षक का नाम है संपूर्ण क्रांति। क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति शीर्षक की भी आपको क्या है तो निबंध है। तो आपसे पहला तो क्वेश्चन देगा दोस्तों कि संपूर्ण क्रांति, देखिए कोई शीर्षक होता है तो प्रत्येक शीर्षक की एक प्रकृति होती है। जैसे कहने का मतलब हर इंसान में अपना अपना नेचर होता है। कोई चोर होता है, कोई डकैत होता है, चाहे कोई साधु है, चाहे जो भी है, देखता है ना। तो उसी प्रकार से हर जो शीर्षक होता है तो प्रत्येक शीर्षक का क्या, प्रत्येक शीर्षक का क्या है तो अपना एक नेचर है। तो अगर बोला जाए कि संपूर्ण क्रांति क्या है तो एक निबंध है। तो निबंध है दोस्तों, तो किनका निबंध है? चलो देखो, तो इसका लेखक है दोस्तों कौन? जयप्रकाश नारायण, जिसको हम लोग बोलते हैं जेपी बाबू के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग को लेखक का जीवन परिचय ये आप लोग समझें। ये समझ में आया बात कि आपको देगा क्वेश्चन देगा कि संपूर्ण क्रांति क्या है, कहानी है या नाटक है या निबंध है, तो क्या आप लोग बोलिएगा? तो बोलिएगा दोस्तों यह आपको क्या है, निबंध है। अगर देगा कि संपूर्ण क्रांति शीर्षक के लेखक कौन है, तो इस शीर्षक के लेखक हैं दोस्तों जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण अब देखिए बहुत बड़ी हस्ती है, बिहार के जाने माने हस्ती आप लोग जानते होंगे दोस्तों, जेपी बाबू, जयप्रकाश नारायण, या आप बोलेंगे हम लोग राम मनोहर लोहिया, ये सब बहुत बड़े आप लोग को नेता थे हम लोग बिहार राज्य से। तो सबसे पहले तो इसका जीवन परिचय यदि आप लोग समझे तो इनका जन्म आपको लिखा गया है 11 अक्टूबर 1902। 11 अक्टूबर 1902। अगर क्वेश्चन देगा कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था दोस्तों। अभी कहाँ में हुआ था, तो आपको इसका स्थान है दोस्तों, आपको बोला जाए तो आपको बोल सकते हैं हम लोग सारण जिला है। कौन जिला है? सारण जिला। सारण जिला। तो सारण जिला में आपको जगह पड़ता है, सारण जिला में जगह पड़ता है सिताब दियारा। सिताब दियारा क्या जगह पड़ता है? सिताब दियारा। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन देगा कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902। बिहार के बहुत जाने माने लेखक है, बोल सकते हैं बिहार के बहुत जाने माने नेता रहे हैं, इसलिए शीर्षक आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे पिछला शीर्षक भी आप लोग पढ़े थे वो सदानीरा, जो लिखा गया था जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। तो वो भी आपको क्या था, चंपारण जिले की कहानी थी। चंपारण जिला आप लोग को बताया गया था, चंपारण में किस प्रकार से आप लोग को कुछ बातें आप लोग को बताई गई थी। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे आपको जो लिखा गया शीर्षक है संपूर्ण क्रांति, तो बिहार से ही संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, आपको ध्यान रखना पहला बात। तो हमने बताया दोस्तों कि इनका अगर जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ में हुआ है, तो सारण जिला में हुआ है। सारण जिला में जगह पड़ता है सिताब दियारा। बट अगर बोला जाए कि प्रेजेंट टाइम में आपको सिताब दियारा कहाँ में पड़ता है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं बाबू यूपी के बलिया जिला। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बलिया जिला जो आप लोग बोल सकते हैं यूपी का, कहाँ का? यूपी का। तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिला भी हम लोग ले सकते हैं। बट अगर बोला जाए सारण जिला, मतलब जो है सारण जिला का कुछ सेक्टर आपको बलिया में भी फैला है और बलिया का कुछ सेक्टर आपको सारण में भी फैला था। लेकिन अगर बोला जाए वर्तमान समय में, अगर बोला जाए वर्तमान परिदृश्य, तो आप लोग बोल सकते हैं कि आपको कहाँ बोलिएगा, अगर बोलिएगा तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के सिताब दियारा में, या तो बोल सकते हैं सारण जिला में एक जगह पड़ता है सिताब दियारा। तो यहीं में आपको क्या है, इनका जन्म हुआ है जयप्रकाश नारायण जी का। तो खैर हटाइए, आपको जन्म स्थली तो खैर नहीं पूछेगा, बात की बात है। बट यदि हम लोग बात करें दोस्तों, तो इनका अगर इनका कहा जाता है इनका बचपन का नाम, इनका क्या दोस्तों, बचपन का नाम आपसे पूछ सकता है। तो बचपन का नाम इनका था दोस्तों, अगर बोला जाएगा कि जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम क्या था, तो कहता है बाउल नाम था। क्या था? बाउल। अगर देगा कि जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम क्या था, बाउल। जैसे आप लोग जानते होंगे, जिसे आप लोग पढ़ते होंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सुनते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर था। आप लोग सुनते होंगे स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त था। तो उसी प्रकार से अगर आपसे सवाल करे कि जयप्रकाश नारायण जी जो हैं, जयप्रकाश नारायण जी, तो इनके बचपन का नाम क्या था? तो बाउल था। क्या था? बाउल। तो मुझे आशा है कि आप लोग इनके बचपन का नाम बता सकते हैं, बाउल। क्या था दोस्तों? बाउल। अब यदि हम लोग बात करें तो इनके आपको माता पिता के बारे में आप लोग जानना चाहें तो जान सकते हैं। तो इनकी माँ का नाम था दोस्तों, अगर बोला जाए इनकी माँ कौन थी और इनके पिता कौन थे, तो माँ आपको कहता है फूल रानी देवी। फूल रानी देवी, ऐसे फूल रानी आपके पाठ्य पुस्तक में लिखा है, तो बोल सकते हैं इनकी माता का नाम फूल रानी देवी था, फूल रानी देवी थी, सॉरी। और यदि अगर बोला जाए दोस्तों इनके पिता कौन थे, तो पिता थे हर्षु दयाल। क्या थे? हर्षु दयाल। हर्षु दयाल। तो अगर आपसे अगर सवाल देगा
जयप्रकाश नारायण जी की माँ का नाम क्या था, तो फूलरानी देवी। क्या नाम था, फूलरानी देवी। अगर देगा कि जयप्रकाश नारायण जी का पिता का नाम क्या था, तो हर्षुदयाल। क्या नाम है, हर्षुदयाल। हर्षुदयाल के बारे में कहा जाता है दोस्तों इनके पिताजी बहुत मतलब कहने का मतलब इंजीनियर टाइप के थे, मतलब थे बट बड़े इंजीनियर नहीं थे, छोटे इंजीनियर थे। कौन, इनके पिता हर्षुदयाल जी। इनकी माँ क्या थी, तो फूलरानी देवी थी। इनका बचपन का नाम क्या था, तो बाउल था। किनके बचपन का नाम, जयप्रकाश नारायण का। तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब है, 1902 में। 1902 में आपको बोल सकते हैं सिताब दियारा, तुम याद रखो। बलिया जिला अगर जाएगा तो उत्तर प्रदेश में चला जाएगा, अगर सारण बोलेगा तो कहाँ में आ जाएगा, बिहार में। आप लोग पिछले क्लास में शायद आप लोग को बताए थे दोस्तों, अगर बिहार का मैप यदि आप लोग देखेंगे तो बिहार के मैप में हम लोग ड्रा किए थे पिछले क्लास में। कुछ आप लोग को बात हमने सिखाया था, आप लोग को क्या सिखाया था जरा इधर देख सकते हैं आप लोग। यदि हम लोग बात करें बिहार का मैप के बारे में, यहाँ पे आप लोग हल्का देखना चाहें, देखिए तो उतना तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, आप लोग पूरा 38 जिला में बता दूं तो यहाँ पे आप लोग को पड़ता है दोस्तों, बताया थे यही आपको था पश्चिमी चंपारण। क्या था, पश्चिमी चंपारण। यहाँ पे आपको पड़ता है गोपालगंज, गोपालगंज के बाद पड़ता है यहाँ पे सिवान, और यहाँ पे बात करें दोस्तों तो सारण। देखो यही था आपको पश्चिमी चंपारण। क्या था, पश्चिमी चंपारण। यह था आपको गोपालगंज, यह था आपको क्या, सिवान था। इसके बाद आप लोग बात करें दोस्तों तो इसके बाद आपको क्या था, तो यही आपको डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सारण। तो सारण का बोल सकते हैं, इधर आपको एक आपको डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं बलिया। तो बलिया आपको कहाँ में पड़ेगा, यूपी में पड़ेगा। जगह आप लोग बोला जाए तो सिताब दियारा। क्या बोलेंगे, सिताब दियारा। तो सारण आपको बोल हमको बोला यहाँ पे सारण, हमने बोला क्या बोला, सारण। तो सारण के सिताब दियारा, दियारा समझते हैं नदी के द्वारा क्या होता है, कभी कभी मिट्टी को क्या किया जाता है, लाया जाता है नदियों के द्वारा, उठा देता है। तो दियारा क्षेत्र आपको उपजाऊ होता है, फसल वगैरह के लिए आप लोग बोल सकते हैं। तो आप लोग को इस समझ में आ चुका होगा कि इनका अगर बोलेगा बिहार से अगर कोरिलेट करेगा, अगर बिहार से अगर जोड़ेगा इनको, तो सारण जिला अगर टिक आउट करना है, अगर बिहार से नहीं जोड़ेगा, अगर उत्तर प्रदेश से अगर जोड़ता है, अगर उत्तर प्रदेश से जोड़ता है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि इनका जिला चला जाएगा कहाँ, बलिया चला जाएगा। अब इनका जन्म कब हुआ था, तो 1902 में हुआ दोस्तों। आपको बोला जाए तो कब, तो 11 अक्टूबर 1902 को। इनकी माँ का नाम हो गया फूलरानी देवी। अगर पिता बोला जाए तो हर्षुदयाल। बहुत छोटे किस्म के अति क्या थे, तो आपको बोल सकते हैं इंजीनियर थे, बहुत बड़े व्यक्ति तो नहीं थे, बहुत बड़े घराने से नहीं थे। कौन, जयप्रकाश नारायण जी। अब यदि बात करें दोस्तों तो इनके बारे में कहा जाता है कि जयप्रकाश नारायण जी के बारे में कहा जाता है, इनके बारे में अगर बात करें तो इनका कहता है कि अगर इनका जो विवाह के बारे में यदि हम लोग बात समझें तो इनका आपको बोला जाता है कि विवाह, तो इनका विवाह हुआ था 18 वर्ष की आयु में। 18 वर्ष की आयु में तो सोच सकता है, कॉमन सेंस लगा सकता है, अगर दिया जाएगा कि जयप्रकाश नारायण जी का विवाह कब हुआ था, तो 18 वर्ष की आयु में हुआ था। तो देखो ना, 2 में जन्म हुआ है, 18 वर्ष में शादी हो गया, तो 1920 में हुआ होगा, 1900 कितना में, 20 में। अब विवाह किनसे हुआ दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए उस जमाने की। आप लोग को हम लोग जानते हैं, उस समय हम लोग तो गुलाम थे, आज़ाद थे नहीं, अंग्रेजों का हम लोग पर अधिकार था। आप लोग पढ़े थे, वहाँ पे आप लोगों को लिखा गया था, अंग्रेज एक अधिकारी थे एमन साहब, वो किस प्रकार से आपको चंपारण के लोगों को सताते थे, किस प्रकार चंपारण के लोगों को शोषण करते थे। आप लोग पिछले वीडियो जब हम लोग पढ़े थे, तो हमारा देश जो था दोस्तों, उस समय हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो उस समय हमारे जेपी बाबू का जन्म हुआ है, जयप्रकाश नारायण जी का। अब कहा जाता है इनका विवाह हुआ 18 वर्ष की आयु में, और जो इनका विवाह हुआ था तो उस जमाने के बहुत बहुत बड़े वकील थे, उनका नाम था ब्रज किशोर प्रसाद। क्या नाम था, ब्रज किशोर प्रसाद। तो उस जमाने की यदि बात किया जाए तो उस मतलब 1920 के में इनका विवाह हुआ है, 1900 कितना में, 20 में। के वर्ष की आयु में, तो 18 वर्ष की आयु में। किनका, तो जयप्रकाश नारायण का। जन्म कब है, तो 1902 में। माई का नाम आपको पता हो गया फूलरानी देवी। पिताजी हर्षुदयाल हैं, बहुत बड़े व्यक्ति नहीं है बेचारे, छोटे किस्म के इंजीनियर हैं। अब हमने बोला कि इनका विवाह हुआ दोस्तों, किनकी पुत्री थी। इनका अगर पत्नी के नाम अगर बोला जाए तो जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम अगर बोला जाए तो प्रभावती देवी थी, प्रभावती देवी, प्रभावती देवी। अगर क्वेश्चन देगा कि प्रभावती देवी कौन थी, तो प्रभावती देवी कौन थी, तो आपको क्या याद रखना है, जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी थी। अब यदि बात करें तो इनका परिचय इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, उस जमाने के बहुत प्रसिद्ध वकील थे, इन्हीं की पुत्री थी। मतलब कहने का मतलब पुत्री है प्रभावती देवी, किनकी, तो ब्रज किशोर प्रसाद। हमने लिखा ब्रज किशोर प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद। तो ब्रज किशोर प्रसाद बहुत बड़े वकील थे अपने ज़माने के। तो ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री है कौन, प्रभावती देवी। तो ब्रज किशोर प्रसाद देखें कि लड़का बड़ा होनहार है, कौन लड़का, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण के बारे में देखें कि लड़का बड़ा होनहार है, पढ़ता लिखता है, इनसे विवाह कर देते हैं। तो ब्रज किशोर प्रसाद जो हैं अपनी पुत्री प्रभावती
प्रभावती देवी जी का विवाह कर देते हैं किनसे, तो जयप्रकाश नारायण जी से। अब जिस समय विवाह हुआ था जेपी बाबू के तो उम्र था 18 वर्ष यदि बात करें तो, लेकिन प्रभावती देवी का उम्र था आपको 16 ईयर। 16 ईयर मतलब 16 वर्ष की थी। कितना वर्ष के, 16 वर्ष की। तो विवाह आपको मतलब प्रभावती देवी कौन है ये भी आपको समझ में आ गया, ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री है। अब यदि बात करें तो इनके बारे में कहा जाता है 1920 में इनका जब विवाह हुआ, उस समय आपको पता होना चाहिए हमारे महात्मा गांधी जो थे, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उस समय हम लोग के यहाँ चला रहे थे दोस्तों, इंडिया में चल रहा था असहयोग आंदोलन। क्या चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था। उस समय सोच सकते हैं असहयोग आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण जी का आयु मात्र कितना वर्ष का रहा होगा, 18 वर्ष की आयु रहा होगा। उस समय कहते हैं कि असहयोग आंदोलन में तो हम लोग ज़्यादा उतना बढ़ चढ़ कर भाग नहीं लिए। कौन बोल रहे हैं आपको, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि आपको ज़्यादा बढ़ चढ़ करके भाग तो नहीं लेते हैं। कितना में, 1920 में जो चल रहा था आपको असहयोग आंदोलन। अब यहाँ पे आपको लिखा जाता है दोस्तों कि यहाँ पे जो आपको जयप्रकाश नारायण जी हैं, जयप्रकाश नारायण, इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी पत्नी के नाम तो आपको पता हो गया प्रभावती देवी। प्रभावती कौन है तो समझ गया, ब्रजकिशोर प्रसाद उस जमाने की बहुत बड़े वकील थे, इन्हीं की पुत्री थी कौन, प्रभावती देवी। और इन्हीं से विवाह हुआ किनका, जयप्रकाश नारायण जी का। कितने वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ जयप्रकाश नारायण जी का। अब हम लोग बात करें दोस्तों तो इनके बारे में कहा जाता है कि जयप्रकाश नारायण जी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अगर बोला जाएगा कि जयप्रकाश नारायण जी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ गए थे, तो ये अमेरिका चले गए। कहाँ चले गए, अमेरिका। और जब ये अमेरिका चले गए दोस्तों तो यहाँ पे पहला तो आपको सवाल आपको आता है कि आपको अमेरिका जब गए उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कौन, जयप्रकाश नारायण, तो कब गए, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा। तो आपको क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि जयप्रकाश नारायण अगर गए अमेरिका तो कब गए थे, तो 1922 में गए थे। देखो उस जमाने में एक होड़ चल चुका था, उस जमाने में लोग अगर जाया करते थे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो लंदन जाया करते थे। महात्मा गांधी के बारे में सुना होगा, महात्मा गांधी पढ़ने कहाँ गए थे, लंदन गए थे, सोचो। लेकिन आप लोग को जयप्रकाश नारायण जी के बारे में कहा जाता है कि इनका क्या मति था, उल्टी काम कर गए। कहने का मतलब सब लोग जा रहा है लंदन, तभी भाग गए कहाँ, अमेरिका। क्या करने के लिए, तो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो कब गए, तो 1922 में गए। अब जब ये चले जाते हैं 1922 में जयप्रकाश नारायण जी जब चले जाते हैं कहाँ, अमेरिका। कब गए, तो 1922 में। किस लिए गए, तो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और वहाँ पर जाते हैं जयप्रकाश नारायण जी तो इनकी पत्नी तो रह जाती है अकेली। तो ब्रजकिशोर प्रसाद सोचते हैं कि जहाँ जेपी तो है ये नहीं है, मतलब जयप्रकाश नारायण जी तो है ही नहीं, तो क्या करते हैं, इनको क्या करता है प्रभावती देवी जो है ये चले जाते हैं गांधी के सदाकत आश्रम में। गांधी जी का एक आश्रम था दोस्तों, सदाकत आश्रम। कौन आश्रम, सदाकत आश्रम। तो गांधी जी के सदाकत आश्रम में आपको चली जाती है कौन, प्रभावती देवी जी, प्रभावती देवी। तो आपसे अगर क्वेश्चन देगा कि आपको जब चले गए थे जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, कब, 1922 में, तो प्रभावती देवी क्या कर रही थी, तो प्रभावती देवी चली गई थी गांधी जी के साथ सदाकत आश्रम में कि वहीं पे अपना रहेंगी, अपना कुछ गांधी जी से कुछ अपना ज्ञान वगैरह लेते रहेंगे। कौन, प्रभावती देवी। अब जरा देखिए आपको मामला यहाँ पे समझना कुछ और है दोस्तों। यदि हम लोग बात करें तो इनके बारे में आपको कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में आप लोग कुछ बाबात और ध्यान रख सकते हैं अगर जानना चाहें तो। इसमें आप लोग को कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन अगर देगा, इनको अगर मिला है, इनके बारे में कहा जाता है कि इनको आपको 1965 में, 1965 में एक पुरस्कार मिला था, रमन मैग्सेस पुरस्कार। रमन मैग्सेस पुरस्कार। तो आपको ध्यान ये रखना है, अगर क्वेश्चन देगा कि जयप्रकाश नारायण जी को रमन मैग्सेस पुरस्कार कब मिला था, तो आपको 1965 में, 65 में। अगर आपसे सवाल देगा कि जयप्रकाश नारायण जी को रमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था, तो 1965 में। एक और आप लोग याद रख सकते हैं इनके बारे में, 1998 में मरणोपरांत, 1998 में इनको मिला था भारत रत्न से भी नवाजे गए हैं, भारत रत्न। देखिए बिहार के बहुत बड़े नेता रह चुके हैं आपको जयप्रकाश नारायण जी, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इनके बारे में, कुछ आपको डाटा तो आपको याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट क्वेश्चन। तो अगर देगा ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग याद रख सकते हैं। जयप्रकाश नारायण जी को रमन मैग्सेस पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1965 में। अगर देगा कि जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था, तो जयप्रकाश नारायण जी को दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 1998 में, मतलब मरणोपरांत इनको मिला है भारत रत्न। क्या मिला है, भारत रत्न। अब यदि हम लोग बात करें तो इनके बारे में यदि हम लोग समझें तो इनके बारे में आपको कहा जाता है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में क्या कहा जाता है, जब आप लोग और समझें अमेरिका कब गए, 1922 में गए।
तो किस लिए गए थे? तो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और हमने बताया था उस ज़माने में लोग कहाँ जाया करते थे? तो अमेरिका लंदन जाया करते थे। बट ये कहाँ गए थे? तो आप लोग को ये कहाँ गए थे? तो आप लोग को बात किया जाए तो ये आप लोग को गए थे अमेरिका 1922 में। अब हम लोग यदि बात करें दोस्तों तो जयप्रकाश नारायण जी जब गए थे तो प्रभावती देवी क्या कर रही थी? तो चली गई थी गांधी जी के सदाकत आश्रम में। गांधी जी का सदाकत आश्रम था, वहीं पे चली गई थी। कौन? यहाँ पे प्रभावती देवी। अब देखो इसमें आपको मामला क्या है आपको समझना है। यहाँ पे कहते हैं कि जब उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अमेरिका गए जयप्रकाश नारायण जी, तो कहते हैं कि इनके पिताजी जो हर्षु दयाल थे, इनके बहुत बड़े पिता तो थे नहीं कि ऐसा नहीं कि अपना जाओ अपना ठाट से रहो, अपना खाओ पियो, पढ़ो लिखो, मौज करो। ये कहते हैं कि जब हम अमेरिका गए तो वहाँ पे हम लोग को बहुत आर्थिक तंगी से जूझना पड़ा। तो बहुत कहने का मतलब आर्थिक तंगी से जूझे कौन? आर्थिक तंगी से जूझना पड़ा किनको? जयप्रकाश नारायण जी को। क्योंकि आर्थिक तंगी इसलिए जूझना पड़ा दोस्तों कि आप लोग बहुत बड़े उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हैं, आपको बड़े बड़े कॉलेज में जा रहे हैं, तो वहाँ की फ़ी वगैरह बहुत ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं आपको जयप्रकाश नारायण जी कि हम जब अमेरिका गए तो वहाँ पे हमारे पिताजी पैसा भेजते थे, लेकिन पिताजी के द्वारा पैसा भेजा गया पैसा उतना नहीं था। कहने का मतलब वह पर्याप्त पैसा नहीं हो पाता था। कहने का मतलब आप उस पैसे से हमारी पढ़ाई पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो पाती थी। इसीलिए क्या कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि हमें अमेरिका में आर्थिक तंगी से जूझे, तो वहाँ पे क्या किए कि पार्ट टाइम जॉब कर लिए। पार्ट टाइम जॉब कहने का मतलब अपना टाइम, पार्ट टाइम जॉब कहने का मतलब दोस्तों कि अगर हमने पढ़ाई के अलावा अगर टाइम मिलता है तो अपना वर्क कर लो, कुछ पैसा इनकम हो जाएगा, तो उससे अपना जीविकोपार्जन कर लिया करते थे अमेरिका में। अब कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी जब अमेरिका गए थे तो वहाँ पार्ट टाइम जॉब की आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। क्यों जूझ रहे थे? क्योंकि इनका पिताजी जो थे बहुत बड़े तो थे नहीं, छोटे इंजीनियर थे। उनके पिताजी के द्वारा जो ही पैसा भेजा जाता था वह पर्याप्त पैसा नहीं था। इसलिए यहाँ पे आपको लेखक कहते हैं कि हम आर्थिक तंगी से वहाँ पे खूब जूझे हैं। कहाँ जूझे हैं? तो कहाँ में जूझे हैं? तो अमेरिका में जूझे। इसीलिए पार्ट टाइम जॉब किया। और पार्ट टाइम जॉब में कहते हैं कि मैं वहाँ अमेरिका के बगानों में काम किया। कहाँ काम किया? अमेरिका के बगानों में हमने काम किया। और लेखक कहते हैं कि हमने वहाँ फैक्ट्री में भी काम किया। कहाँ? फैक्ट्री में काम किया। किस में काम किया? फैक्ट्री में काम किया। और यहाँ पे लेखक कहते हैं कि आपको वहाँ पे, यहाँ तक लेखक कहते हैं कि कभी कभी वहाँ पे जो होटल वगैरह होता है, रेस्तरां वगैरह, हमने वहाँ होटल में भी काम किया। कहाँ काम किया? होटल में। और यहाँ पे लेखक कहते हैं कि वहाँ पे जो जानवर जहाँ पे मारा जाता था, तो जानवर जहाँ मारा जाता था दोस्तों, वहाँ भी हमने काम करने का प्रयास किया। कौन? जयप्रकाश नारायण। तो कहने का मतलब बोल सकते हैं रेस्तरां में काम किए, होटल में काम किए। कौन? जयप्रकाश नारायण। बगानों में काम किए, फैक्ट्री में काम किए, होटल में काम किए, रेस्तरां में काम किए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे जा करके जयप्रकाश नारायण जी आप लोगों को पूरा एकदम आराम कर रहे थे, आराम फरमा रहे थे, एकदम आराम से सोए रहे थे। तो वहाँ पे कहते हैं कि पैसा इतना भी नहीं रहता था कि हम रूम भी अमेरिका में लिए थे तो कह रहे थे सिंगल नहीं लिए थे, 3-4 गो मित्र मिल लिए थे। और 3-4 गो मित्र मिल करके क्या किया कि हमने 3-4 गो मित्र जब मिल गया तो अगर मान लिया जाए किसी रूम का किराया अगर 2000 है, अगर 4 मित्र मिलकर रहिएगा तो क्या होगा? 500 रहेगा, तो आपको कम हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब आप बर्डन कम जाएगा। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जब वहाँ के फैक्ट्री में मजदूरों के साथ काम किया, बगानों में मजदूरों के साथ काम किया, तो वहाँ के मजदूरों का क्या उस समय स्थिति रहती थी, मजदूरों को क्या कष्ट रहता था, क्या तकलीफ रहता था, मैंने करीब से देखो। कोई कहता है कि फलना के बड़ा कष्ट है, सुन रहा है कि कष्ट है, न्यूज में पढ़ रहा है कि हाँ ये हो गया वो हो गया। बट आपके पास अगर कोई करीबी अगर कोई कष्ट से गुजरता है तो उस समय आपको कुछ एक अलग फीलिंग होता है। आपको लगता है कि क्या होता है दोस्तों, क्या कष्ट होता है, क्या तकलीफ होता है, क्या कठिनाई होता है, क्या दुख है। तो लेखक कहते हैं जयप्रकाश नारायण कि हम वहाँ के मजदूरों के साथ काम किया हमने, तो वहाँ के मजदूरों के कष्ट के बारे में हमने जाना, उन करीबी से जाना। और यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जब वहाँ पे अमेरिका में ये जब अध्ययन कर रहे थे, ये आपको बात समझ में आ गया ना कि लेखक कब गए थे अमेरिका? तो 1922 में वहाँ पे गए थे। तो पूरा सुतल रहते थे, पता है भाई, सोए नहीं रहते थे। गांधी जी जैसा नहीं थे, नेहरू जैसा कि गांधी जी और नेहरू के पिता जी बहुत बड़े कहने का मतलब हंसते थे। उन लोगों को कहने का मतलब काम करने का जरूरत नहीं था, एकदम इतना पैसा आता था आराम से ऐसो मौज से पढ़ाई लिखाई किया करते थे। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं दोस्तों कि हम वहाँ बहुत आर्थिक तंगी से जूझे। हमारे पिताजी उतना पैसा नहीं भेजते थे कि हमारा उनके द्वारा भेजे गए पैसे से हमारे पूरा कहने का मतलब पढ़ाई मतलब पूरी हो सके। अब इसीलिए अब क्या क्या किए नहीं किए आप लोगों को पता हो चुका होगा, इतना आप लोग लिख दीजिएगा। अमेरिका में गए तो उनको किस प्रकार तक मतलब कष्ट कठिनाई आया, क्या आया, आप लोग लिख देना है। चलो अब हम लोग यदि बात करें, यहाँ पे लेखक कहते हैं कि वहाँ पे अमेरिका में वहाँ पर अध्ययन करने लगे दोस्तों समाज शास्त्र का। कौन शास्त्र का? समाज शास्त्र।
बोलिएगा कौन शास्त्र? समाज शास्त्र का जब अध्ययन कर रहे थे तो समाज शास्त्र के अध्ययन करने के दरमियान क्या हुआ दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए। वहाँ पे आप लोग को उस समय उस जमाने में रूस में 1917 में क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति। कौन क्रांति? रूसी क्रांति। और इसका नेतृत्व किया था दोस्तों, कौन किया था? तो इसका नेतृत्व किया था कौन? लेनिन। कौन किया था? लेनिन। हाँ, लेनिन कहने का मतलब किससे प्रभावित था? तो लेनिन आपको कार्ल मार्क्स से प्रभावित था। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। अब यदि हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे लेखक कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी। उस जमाने में आपको क्या कहते हैं कि 1917 में 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। कौन क्रांति? रूसी क्रांति। 1917 में हुई थी रूसी क्रांति दोस्तों। तो रूसी क्रांति में क्या हुआ था, वहाँ पे आपको पहली बार समाजवादी व्यवस्था स्थापित हुआ। और कहने का मतलब आपको लेनिन आप लोग क्या किया कि वहाँ पे क्रांति किया। कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखा था दोस्तों, दास कैपिटल। आप लोग को पता होना चाहिए कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था? दास कैपिटल। कौन कैपिटल? दास कैपिटल। और दास कैपिटल में कहने का मतलब कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत दिया था, नारा दिया था, वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष समझता है? तो वर्ग संघर्ष कहने का मतलब है दोस्तों इसमें आपको हिंसा है। वर्ग संघर्ष ऐसा नहीं कि आपको बैठे रहें आपको आज़ादी मिल गया, बैठने से आपको आज़ादी मिलने वाला नहीं है। आपको दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वर्ग संघर्ष से आपको आज़ादी मिलेगा, वर्ग संघर्ष कीजिएगा तब आप सत्ता पर बैठिएगा। वर्ग संघर्ष कहने का मतलब क्या होता है कि वर्ग संघर्ष का अर्थ है कि वर्ग संघर्ष का मतलब है, तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों तो वर्ग संघर्ष का मतलब यहाँ पे आपको क्या करो कि अमीर आदमी के पकड़ो, गरीब आदमी क्या करो, जितना गरीब है सब अमीर के पकड़ पकड़ के मारो खूब। जितना गरीब है वो अमीर के पकड़ लो, आप पकड़ के मारो, आप पकड़ के मार के उसको गद्दी से हटाओ और गरीब जाके गद्दी पर क्या करो? बैठ जाओ। इसको बोलते हैं वर्ग संघर्ष। तो वर्ग संघर्ष में आपको लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, उसमें आपको कहने का मतलब हिंसात्मक पहलू है। कौन संघर्ष? वर्ग संघर्ष। और यहाँ पे कहते हैं लेखक कि मैं लेनिन से इतना प्रभावित हुआ कार्ल मार्क्स की, यहाँ तक कहते हैं लेखक आपको जयप्रकाश नारायण जी, उस जमाने में जो भी समाज शास्त्र की, जो भी लेनिन की मतलब कार्ल मार्क्स की पुस्तकें थी, मैंने सारी पुस्तकों को मैंने पढ़ डाला और मैं कार्ल मार्क्स के बातों से एकदम इतना प्रभावित हुआ कि मेरा दिमाग एकदम पूरी तरह से एकदम मार्क्सवादी हो गया। कौन वादी? मार्क्सवादी। तो कहने का मतलब यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अमेरिका में जाकर के एकदम पूरी तरह से मार्क्सवादी बन गए। क्या बन गए? मार्क्सवादी। तो मार्क्सवादी कहने का मतलब मार्क्स से एकदम पूरा तरह से आप लोग को प्रभावित होते हैं, मार्क्स के सिद्धांतों से प्रेरित हो गए, मार्क्स के सिद्धांतों से प्रभावित हो गए। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। और जयप्रकाश नारायण जी जब मार्क्स के सिद्धांतों से प्रभावित होते हैं तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मैं वहाँ अमेरिका में जा करके एकदम घोर मार्क्सवादी हो गया, घोर समाजवादी हो गया। एकदम कार्ल मार्क्स के प्रत्येक पहलू को हमने, वर्ग संघर्ष को कहने का मतलब हमने तवज्जो दिया। हमने कहा कि बिना लड़ने झगड़ले भारत को भी आज़ादी मिलने वाला नहीं है। और आपको पता है दोस्तों कि 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। लेनिन क्या किया था? लेनिन को भी कार्ल मार्क्स 1921 में समझौता करना पड़ा था। कार्ल मार्क्स की नीति को, प्रत्येक नीति को लागू नहीं कर पाया। कौन? लेनिन। अब हम लोग यदि बात करें, यहाँ पे लेखक कहते हैं जयप्रकाश नारायण कि लेनिन को भी कार्ल मार्क्स की नीतियों से समझौता करना पड़ा था। तो लेनिन ने कार्ल मार्क्स की नीति से समझौता कब किया था? तो 1921 में किया था। और यदि बात करें दोस्तों तो सब चीज़ ठीक ही ठाक चल रहा था, लेकिन यहाँ पे लेखक कहते हैं कि लेनिन की मृत्यु हो जाती है 1924 में। तो मुझे आप लोग ये बताइए कि अगर देखा कि रूसी क्रांति कब हुआ? तो 1917 में। रूसी क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? तो लेनिन किया था। अगर देखा दोस्तों कि आपको लेनिन किससे प्रभावित था? तो कार्ल मार्क्स से प्रभावित था। और कार्ल मार्क्स के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था दोस्तों, दास कैपिटल। क्या लिखा गया था? दास कैपिटल। और दास कैपिटल में कहने का मतलब वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया गया है। वर्ग संघर्ष कहने का मतलब यहाँ पे आपको प्रत्येक व्यक्ति को लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, तब आपको हक मिलेगा, ऐसे आपको हक मिलने वाला नहीं है। यदि हम लोग बात करें, और यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मैं अमेरिका में जाकर के घोर मार्क्सवादी हो गया, एकदम पूरी तरह से मार्क्स के सिद्धांतों से आप लोग को एकदम प्रभावित हो गया, उसकी एकदम प्रेरित, एकदम हमारे रग रग में बहने लगा था मार्क्सवाद। कहने का मतलब हम भी सोच रहे थे कि जब इंडिया जाएंगे तो क्या करेंगे? भारत को आज़ाद दिलाएंगे, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के आधार पर मार्क्सवाद से आज़ादी दिलाएंगे। किसको? भारत को। बट यहाँ पे लेखक आपको लिखते हैं, लेखक यहाँ पे आपको आगे लिखते हैं दोस्तों कि मैं तो 1922 में गया था, 1929 आते 1929 में, 1929 में यहाँ पे लेखक आपको लिखते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि मैं 1929 में आपको अमेरिका से मैं रिटर्न वापस लौट गया, क्योंकि इसके बारे में आप लोग लेखक यहाँ तक बोले हैं कि हमारी माँ की मतलब
तबीयत वगैरह कुछ बिगड़ने लगा, तो मतलब तबीयत हमारी माँ को ठीक नहीं रहा, इसीलिए मैं क्या किया कि हमने क्या किया कि आपको क्या करते हैं यहाँ पे लेखक जो हैं अपनी माँ की तबीयत खराब होने के कारण यहाँ पे लेखक जो जयप्रकाश नारायण जी हैं अमेरिका से 1929 में क्या करते हैं, घर वापसी कर जाते हैं। तो घर वापसी किए हैं दोस्तों, तो आप लोग को घर वापसी करने के दरमियान क्या होता है कि घर वापसी करते हैं तो इनका पूरा तरह से विचारधारा जो है, इनकी पूरी तरह से विचारधारा है, पूरी तरह से कहने का मतलब इनका दिमाग है क्या हो चुका है, घोर मार्क्सवादी हो चुका है, एकदम दिमाग में कूट कूट कर भर चुका है। इनके दिमाग में क्या आपको बोल सकते हैं तो वर्ग संघर्ष वाला सिद्धांत दास कैपिटल में जो लिखा गया है कार्ल मार्क्स की, तो इससे एकदम विचलित होकर के कहने का मतलब भारत लौटते हैं। तो भारत कब लौटे, तो 1929 में। ये भी आपको सवाल बनेगा, अगर क्वेश्चन दिया कि जयप्रकाश नारायण जी अगर बोला जाए कि अमेरिका से भारत कब लौटे तो 1929 में, भारत से अमेरिका कब गए तो 1922 में, कितने वर्षों तक वहाँ रहे तो 1922 से लेकर अगर बात करेगा तो 29 में तक कितना वर्षों तक, 7 वर्षों तक हो जाएगा। अब वहाँ पे रहे तो पूरा ऐसो की ज़िंदगी तो कट नहीं रही थी, बहुत आर्थिक तंगी से जूझे थे, मतलब बहुत कठिनाई से उन्होंने जीविकोपार्जन वहाँ पे किया। और लेनिन की मृत्यु 1924 में, आपको रूसी क्रांति 1917 में, और लेनिन ने मार्क्सवाद से समझौता कब किया था दोस्तों 1921 में। अगर देगा कि दास कैपिटल किसकी रचना है तो कार्ल मार्क्स की रचना है। अगर देगा कि वर्ग संघर्ष का मतलब क्या होता है तो आपको वर्ग संघर्ष का मतलब है इसमें हिंसात्मक होना चाहिए, लड़ना पड़ेगा, आपको झगड़ना पड़ेगा, तब आपको हक मिलेगा, अदरवाइज आपको हक मिलने वाला नहीं है। तो हमने तो इंडिया हमने कहा क्या दोस्तों, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी भारत तो वापस लौट आते हैं। मुझे आशा कि आप लोग इनका बचपन का नाम वगैरह आप लोग इनका याद हो चुका होगा। अब आगे की हम लोग बात करते हैं इसी में। जब भारत आते हैं तो भारत आते हैं कब तो 1929 में आए। 1929 में भारत आए कौन, जयप्रकाश नारायण जी। तो जयप्रकाश नारायण जी भारत आते हैं तो इनका दिमाग पूरी तरह से क्या हो चुका है, मार्क्सवादी हो चुका है। क्या हो चुका है, मार्क्सवादी। जब मार्क्सवादी हो चुका है तो आपको हमारी बात को ज़रा समझना है। अब यहाँ पे लेखक लिखते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि मैं यहाँ पर आया तो मैं एकदम पूरी तरह से सोच रहा था कि भारत को भी मैं आज़ादी दिलाऊंगा। किस तरह से, तो मतलब मार्क्सवादी गतिविधि से आज़ादी दिलाऊंगा, मतलब मार्क्स के सिद्धांत से आज़ादी दिलाऊंगा। यहाँ भी मैं लोगों से वर्ग संघर्ष करवाऊंगा, मतलब कहने का मतलब लोग को इकट्ठा करूंगा, जो मतलब लोगों को एकत्रित करूंगा और मैं बोलूँगा कि क्या करो कि तुम लोग अमीरों के खिलाफ बिगुल फूंको तब कुछ होगा, अदरवाइज कुछ होने वाले नहीं है। तो हमने आपको बोला दोस्तों यहाँ पे लेखक जब आते हैं 1929 में तो इनकी पत्नी का नाम याद करो। जब ये गए थे 1922 में तो इनकी पत्नी जो थी प्रभावती देवी, ये चली गई थी कहाँ, गांधी जी के सदाकत आश्रम में। जब गांधी जी के सदाकत आश्रम में यहाँ पे आपको प्रभावती देवी जी चली गई तो यहाँ इनका अलग विचारधारा काम कर रहा है। गांधी जी तो हिंसा के मार्ग पर चलते नहीं, तो उनका एकदम मार्ग अलग था, एकदम अहिंसा, कहने का मतलब उनका विचार अलग था। लेकिन इनका तो कहने का मतलब विचार में वर्ग संघर्ष है, वर्ग संघर्ष में तो मार झगड़ा वाला होगा भैया, एक्शन मूवी चलेगा इसमें। तो इसीलिए जब क्या हुआ कि प्रभावती देवी जब मिलते हैं जयप्रकाश नारायण जी से, तो प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण जी को कहते हैं कि आप आइए और गांधी जी से मिल लीजिए। गांधी जी से क्या कीजिए, मिल लीजिए। तो गांधी जी से कहने का मतलब मिलने बहुत कोशिश करते हैं प्रभावती देवी। प्रभावती देवी इनकी कौन है, पत्नी है। तो प्रभावती देवी के बारे में कहा जाता है कि प्रभावती देवी बहुत बोलती है, इनको समझाती हैं, किनको, जयप्रकाश नारायण जी को। तो जयप्रकाश नारायण जी को बहुत प्रभावती देवी समझाती है। तो समझाने के पश्चात क्या होता है, 1929 में जब आए तो क्या होते हैं कि गांधी जी के साथ मिलते हैं। और जब गांधी जी से जाकर मिले तो गांधी जी ने इनको समझाया कि देखो जेपी, ऐसा नहीं कि हम भी भारत को आज़ादी दिला सकते थे लड़के झगड़ के, लेकिन हमारे देश की वैसी स्थिति नहीं है जो तुम सोच रहे हैं। तो कहने का मतलब वहाँ पे जब जाते हैं गांधी जी से मिलने तो वहाँ पे इनकी मुलाकात नेहरू जी से भी होती है। जब गांधी से मिले कौन, जयप्रकाश नारायण, तो वहीं पे आपको नेहरू जी भी थे। तो गांधी के साथ साथ नेहरू से भी मिले कौन, आपको जयप्रकाश नारायण। और इनके जब लेखक कहते हैं कि जब मैंने गांधी से मिला, नेहरू से मिला, तो क्या हुआ कि हमारा इनकी विचारों से मैं प्रेरित होकर के मैं पूरा घोर मार्क्सवादी था। मुझे लगा कि मार्क्सवाद से भारत को आज़ादी मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमारा देश उस समय क्या था, गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। यहाँ पे क्वेश्चन आपको देता है कि जयप्रकाश नारायण जी जब अमेरिका से लौटे तो कम्युनिस्ट में क्यों नहीं ज्वाइन किए, कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं ज्वाइन किए, यहाँ पे लेखक लिखते हैं। क्वेश्चन आपको पूछेगा कि जब जेपी बाबू जयप्रकाश नारायण जी यहाँ अमेरिका से जब लौटे तो कम्युनिस्ट पार्टी में ज्वाइन क्यों नहीं किए। तो यहाँ पे लेखक बताते हैं कि देखिए हमारे देश की वैसी स्थिति नहीं थी। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जब मैं कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लेता, कम्युनिस्ट पार्टी में जुड़ जाता,
तो जुड़ करके मैं देश को, हम अपना भारत देश को आज़ाद शायद नहीं करवा पाते। इसीलिए कहते हैं कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी में ज्वाइन नहीं किया। उस समय हम अंग्रेजों को क्या थे, गुलाम थे। हमारी बात को समझो, जब लेखक आते हैं 1929 में, कहाँ से, अमेरिका से, तो ये घोर मार्क्सवादी हो गए थे। लेकिन जब मार्क्सवादी हो गए तो इनकी पत्नी से मुलाकात हुआ तो पत्नी को ही पूरा मार्क्सवादी वाला थ्योरी समझावे लगे। कौन, जयप्रकाश नारायण। तो प्रभावती देवी कहते हैं कि देखिए आपका थ्योरी हम नहीं करें गलत है, बट हमारे देश के अनुकूल वैसा हमारे देश में परिस्थिति नहीं है। इसलिए आप चाह करके भी हमारे देश को आप लोग मतलब कम्युनिस्ट के द्वारा, मार्क्सवादी गतिविधियों के द्वारा हम देश को आज़ादी दिला नहीं सकते हैं। इसलिए बाबू प्रभावती देवी के कहने पर ही गांधी और नेहरू से जाकर के मिलते हैं और तब जाकर यहाँ पे कहते हैं कि मैं कम्युनिस्ट ज्वाइन नहीं करता है, और कम्युनिस्ट ज्वाइन नहीं किया। और कहने का मतलब क्यों नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि हमारा देश भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था और हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए कम्युनिस्ट ज्वाइन करने से हमारा देश आज़ाद नहीं होता। हमारा देश को आज़ादी नहीं मिलता, कब, जब कम्युनिस्ट ज्वाइन कर लेते तब। इसलिए क्या करते हैं दोस्तों, ये भी आपको पता है 1930 में आपको क्या है दोस्तों कि पता है कि महात्मा गांधी शुरू कर देते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं महात्मा गांधी दोस्तों 1930 में, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी कुछ इनका योगदान रहा है, उतना तो योगदान नहीं रहा। 30 समय इनकी आयु कितना रही होगी, 2 में जन्म हुआ है, और इनका जन्म के में है, 2 में जन्म है ना। 30 में शुरू हो रहा है क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस समय सोच सकता है कि के बरस के हैं, कितने बरस के व्यक्ति हैं, तो 28 बरस इस समय उनकी उम्र रही है। लेकिन कहते हैं कि मैंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी महात्मा गांधी का साथ दिया। तो इसलिए क्या करते हैं कि इन पर सजा चाहा, इन पर केस मुकदमा हुआ और ये जेल भी गए। और जब जेल से वापस लौटे तो क्या कांग्रेस तो इन्होंने ज्वाइन कर लिया था, कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन नहीं किया, कांग्रेस में ज्वाइन किया। कौन, क्योंकि उस समय हमारे देश का एकमात्र संस्था था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो हमारे देश को आज़ादी दिला सकती थी। इसीलिए क्या किया दोस्तों, कम्युनिस्ट को न ज्वाइन करके, मतलब कम्युनिस्ट में न जुड़ करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ जाते हैं। कौन, जयप्रकाश नारायण। और कहने का मतलब अमेरिका में जाकर के समाजवादी पुस्तक पढ़ा करते थे, समाजशास्त्र से ग्रसित थे। कौन, जयप्रकाश नारायण। तो इसलिए क्या कहते हैं, कांग्रेस के भीतर, हमारी बात को समझिएगा, लेखक कहते हैं कि कांग्रेस के भीतर जो भी वामपंथी लोग थे, वामपंथी समझते हैं आप लोग, वामपंथी, अगर क्वेश्चन देगा कि वामपंथी मतलब कांग्रेस के भीतर जो ही वामपंथी लोग थे, वामपंथी कहने का मतलब जिन लोगों का विचारधारा समाजवाद था, क्या बात था, समाजवादी विचारधारा रखने वाले लोगों को हमने कहा वामपंथी। क्या बोला, वामपंथी। तो जिन लोगों का विचारधारा क्या था, समाजवादी, उन लोगों को कहा वामपंथी। क्या बोला, वामपंथी। तो कांग्रेस के भीतर जो भी लोगों को विचारधारा क्या था, समाजवादी, मतलब वामपंथी विचारधारा के थे, उनको हमने क्या किया, एक अलग, कहने का मतलब एक टीम बनाया। और कांग्रेस के अंदर में ही हमने क्या किया, एक नया पार्टी बनाया, कांग्रेस। क्या बनाया दोस्तों, क्वेश्चन देगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। आपसे क्वेश्चन पूछा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने। अगर आपसे सवाल करता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने किया। कांग्रेस के अंदर ही किया। कैसे किया, तो कांग्रेस के अंदर ही, अब लोग रह रहे हैं तो हर लोग का अपना अपना विचार है। अब लोग क्या, एक ऐसा थोड़ी है कि सभी लोगों का विचार एक के जैसा हो जाएगा। तो जो भी कांग्रेस के अंदर वामपंथी विचारधारा के, कहने का मतलब समाजवादी विचारधारा के थे, उन लोगों को एकत्रित किया और एकत्रित करके उन्होंने कांग्रेस के भीतर एक पार्टी बना डाला जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन किनके द्वारा किया गया, आपको बोला जाएगा तो बोल सकते हैं किनके द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। 1932 में किया जाता है इनके द्वारा वो यहाँ पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। अब यहाँ पे आप लोग को आगे यहाँ पे लेखक आपको बोलते हैं कि सब चीज़ तो ठीक चल ही रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आपसे देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक सवाल देगा कि आपको अगर बोला जाए कि जयप्रकाश नारायण जी असहयोग आंदोलन में भी ज़्यादा कुछ एक्टिव नहीं रहे, वो समय उनकी आयु मात्र रहा था कितना बरस, असहयोग आंदोलन के समय उनकी आयु मात्र के बरस, 18 बरस था। और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था 1930 में, उस समय इनकी आयु मात्र चल रही थी, कितना बरस थी, तो 28 बरस का था। अब यदि बात करें तो इनको सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए ख्याति कब मिला, इनको सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि कब मिला, सबसे ज़्यादा नाम कब हुआ, तो इनका नाम सबसे ज़्यादा अगर होता है तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था, क्वेश्चन देगा कि जयप्रकाश नारायण जी को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि कब मिली, किस आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, कि भारत छोड़ो आंदोलन में। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन में कहते हैं यहाँ पे लेखक कि सबसे ज़्यादा हमको अगर प्रसिद्धि मिली तो
किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन मिली। अभी कब शुरू हुआ था आपको पता होना चाहिए था, 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। अब देखो मामला क्या था आप लोग समझ सकते हैं। अगर आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि 1939 में, देखो आप लोग समझना चाहें तो इसको समझ लो, थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। एक बार समझ लेगा, एक बार सुन लेगा, वीडियो देखेगा 1-2 बार तो आप लोग को सारा बात समझ में आ जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव रहे सब्जेक्टिव रहे क्वेश्चन आप लिखने लायक बन जाइएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो इसलिए आप लोग को टाइम पे ज़्यादा ही नहीं ध्यान देना है कि लंबा वीडियो जा रहा है, छोटा वीडियो जा रहा है। और आप लोग ईमानदारी पूर्वक देखिएगा तो आपको समझ में आवे करेगा, ऐसा थोड़ी है कि समझ में नहीं आएगा। अब देखो हमने बोला दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन की मैं बात किया, भारत छोड़ो आंदोलन। अब जरा समझिएगा, यहाँ पे आपको कहता है कि 1939 में आपको हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध शुरू। 1939 से 45 तक चलेगा द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार की यदि बात करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था 1939 से लेकर के कब तक चलेगा? 1900 के तक, 45 तक। अब इसी दरमियान क्या होता है दोस्तों कि अंग्रेज लोग क्या किया कि भारत को बिना पूछे मात ले, भारतीय लोग को पूछ भी नहीं रहा है, यहाँ के लोग को ज़बरदस्ती पकड़ मान लो कि कोई छोकरा लड़का जा रहा है स्टेशन पर, कोई घूमे गया बाजार में, उसको देखा कि लंबा तगड़ा है, उसको पकड़ लिया, पकड़ करके क्या किया कि पुलिस में ज्वाइन करवा दिया। अब उसका माई बाप पगला रहा है कि हमारा बेटवा कहाँ गया, बेटा मतलब हमारा बेटा कहाँ गया, अभी खोज रहा है। तो तब तक थाना से नोटिस आया कि आपका बेटा युद्ध में लड़े गया है। बताओ, मतलब बिना भारतीयों से पूछे माते यहाँ के लोगों को मतलब आर्मी में, सेना में भेज दे रहा है। तो उसे मानने वाले लोग सुनते होंगे कि पहले के ज़माना में आदमी के बुलाता था नौकरी करने के लिए, आवो, लेकिन अब तो ज़माना उलट गया। पहले कोई जाइले नहीं चाहता था, पहले इतने लड़ाई होता था, युद्ध होता था। अब यही हुआ कि 8 अगस्त 1942 को मुंबई से आपको शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। और अंग्रेज क्या था तो सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध में बिजी था। और अंग्रेज कह दिया था, भारतीयों को कह दिया था अंग्रेज कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान अगर तूने कुछ छेड़खानी किया, कहने का मतलब अगर कोई आंदोलन शुरू किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अंग्रेज लोग को चेताने के बावजूद भी महात्मा गांधी क्या करते हैं कि 8 अगस्त 1942 को बिल्कुल मतलब कहने का मतलब महात्मा गांधी क्या करते हैं, 8 अगस्त 1942 को मुंबई का एक मैदान है ग्वालिया टैंक। मुंबई का एक मैदान है दोस्तों ग्वालिया टैंक, आप लोग सुन लो, मुंबई का मैदान है जिसका नाम है दोस्तों ग्वालिया टैंक। क्या बोला? ग्वालिया टैंक, ग्वालिया टैंक। तो मुंबई के ग्वालिया टैंक से क्या होता है दोस्तों कि आप लोग महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर देते हैं। और इसी दरमियान महात्मा गांधी नारा दिए थे डू और डाई, करो या मरो, करो या मरो। तो करो या मरो का नारा दिया गया था, डू और डाई, करो या मरो, सुना होगा नारा तो लोग। तो इसी दरमियान दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। कब शुरू हुआ है तो 8 अगस्त 1942 मुंबई के मैदान है ग्वालिया टैंक से शुरू हुआ है। अब इस समय अंग्रेज को वार्निंग दे दिया है, अंग्रेज लोग कह दिया कि देखो आप लोग को एक को आंदोलन करना होना नहीं, बट फिर भी महात्मा गांधी आंदोलन शुरू कर देते हैं। अब आंदोलन जब शुरू हो जाता है दोस्तों तो अंग्रेज क्या करता है, तुरंत नोटिस निकालता है कि जितना यहाँ के नेता है सबके पकड़ के जेल में डाल दो। और इसी समय अंग्रेज ने चलाया था ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर कहने का मतलब आप लोग सोच सकते हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं। ऑपरेशन जीरो आवर कहने का मतलब घंटा नहीं लेना चाहिए, जितना यहाँ के नेता है सब बड़े बड़े नेता को पकड़ के जेल में डाल दो। नेता नहीं रहेगा तो आंदोलन चल भी नहीं करेगा, क्योंकि जब तक कहने का मतलब अगर मान लिया जाए कि ट्रेन चल रहा है तो ट्रेन के बोगी भैया अपने तो चलेगा नहीं, जब इंजन रहेगा तब चलेगा। कोई इंजने के काट के लेकर भाग जाए, जब इंजन के काट लेकर चल जाएगा तो ऐसी बोगी जहाँ कितना है सब भीतर हो जाएगा, कुछ चलने वाला नहीं। तो अंग्रेज क्या करता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या करता है कि आपको एक चलाता है सिस्टम ऑपरेशन जीरो आवर। 1 घंटा के अंदर सारे नेता को पकड़ लो, जहाँ से मिले जहाँ मिले वहीं पकड़ कर जेल में डाल दो, किसी को छोड़ना होना नहीं। और वही होता है कि 1 घंटा के भीतर जितना नेता थे, यहाँ पे कहा जाता है कि महात्मा गांधी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, और बोला जाए आप लोग को सरोजिनी नायडू वगैरह, आप लोग मुंबई में उस समय थे तो मुंबई में उस लोग को पकड़ कर डाल दिया गया। जब आपको जवाहरलाल नेहरू जी थे, और यदि बात किया जाए उन्हीं के साथ अगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, उन लोग को दिल्ली में बंद कर दिया गया। और यदि बात किया जाए दोस्तों कि आप लोग को जो सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोग को बिहार के जो प्रथम मतलब भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति रहे, बिहार के आप लोग को मतलब यहीं से बिहार से ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको क्या किया गया, पटना के बांकेपुर जेल में डाल दिया गया पकड़ के। माने जे जहां मिल रहा है वहीं पे पकड़ के डाल दिया जा रहा है। कहने का मतलब किसी को बाहर रखना उखना नहीं है, 1 घंटा के भीतर। और जयप्रकाश नारायण जी कहाँ थे तो झारखंड में थे, तो झारखंड में इनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया जयप्रकाश नारायण जी को। तो झारखंड के हजारीबाग जेल में, झारखंड के हजारीबाग
जेल में इनको पकड़ के डाल दिया गया, किनको, जयप्रकाश नारायण जी को। अब झारखंड के हजारीबाग जेल में बंद हो गए जयप्रकाश नारायण, सब नेता बंद है, आंदोलन शुरू होल है। कहने का मतलब इन्हें पकड़, इन्हें नहीं है, ये कोई नेता नहीं है तो आंदोलन चलेगा कैसे। अब सब नेता टेंशन में है। महात्मा गांधी तो सोच रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू जी बाहर हैं तो वो काम करेंगे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को टांग के ले आया दिल्ली से। अब महात्मा गांधी सोच रहा, जवाहरलाल नेहरू सोच रहे थे कि राजेंद्र बाबू बाहर हैं, वो आंदोलन को नेतृत्व करेंगे, तो जब राजेंद्र बाबू को ही पटना में पकड़ के डाल दिया। अब राजेंद्र बाबू सोच रहे थे कि जेपी बाबू बाहर हैं, तो जयप्रकाश नारायण जी को भी क्या किया कि झारखंड के हजारीबाग जेल में पकड़ के डाल दिया। कोई नेता आपको कहता है कि जेल के बाहर नहीं है, सारे नेता को पकड़ कर जेल में डाल देता है। अब क्या होता है कि एक ऐसा आंदोलन हुआ दोस्तों, मात्र आपको भारत छोड़ो आंदोलन, जो नेता है ये नहीं, नेतृत्व विहीन है। आपको भारत छोड़ो आंदोलन क्या हो गया, नेतृत्व विहीन, नेतृत्व विहीन, इसमें कोई नेता नहीं रहा। लेकिन क्या होता है आप लोग को ध्यान रखना है, इसलिए मैं इस कहानी को बता रहा हूँ। अब जयप्रकाश नारायण जी झारखंड के हजारीबाग जेल में बंद थे। अभी हजारीबाग जेल में क्या करते हैं कि दीपावली की रात क्या करते हैं, उस 9 नवंबर, दीपावली नवंबर के महीना में पड़ रहा था, 9 नवंबर 1942 को एक प्लान बनाते हैं और क्या करते हैं कि जेलें तोड़ करके फरार हो जाते हैं। ये अपने 5 सहयोगी के साथ जो हजारीबाग जेल था उसी को जेल तोड़ करके, जेल में किसी प्रकार कहने का मतलब खोद करके, सुरंग बना करके फरार हो जाते हैं अंग्रेजों को धोखा दे करके। और ये फरार हो गए, या फरार होकर झारखंड से चले जाते हैं नेपाल। कहाँ जाते हैं, नेपाल। और नेपाल जाकर के जयप्रकाश नारायण जी वहाँ एक बनाते हैं आज़ाद दस्ता। कौन दस्ता, आज़ाद दस्ता। तो आज़ाद दस्ता का गठन किए जयप्रकाश नारायण जी, कहाँ में, नेपाल में। और वहीं सब युवा के जो भी यहाँ हमारे नवयुवक लोग थे सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों को मतलब कहने का मतलब यातायात बाधित किया जाए, टेलीफोन लाइन काट दिया जाए। माने सबको ट्रेनिंग कर रहा है कि जहाँ जहाँ अंग्रेज जाता है वहाँ अगर मान लो कि टेलीफोन से बतिया रहा है तो तार काट दो, वो पुल से जा रहा है पुल उड़ा दो, कहने का मतलब रेलवे जा रहा है तो रेलवे उड़ा दो। तो कहने का मतलब पूरा लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी आज़ाद दस्ता के माध्यम से। वही लोग क्या कर रहा है कि भारत में आ करके जहाँ के तहाँ तहस नहस उड़ाए है। अब जब देखता है कि कोई न कोई ट्रेनिंग दे रहा है, तो जब अंग्रेज को पता चलता है कि जेपी बाबू जो है जयप्रकाश नारायण जी क्या करते हैं कि आपको नेपाल से सिस्टम चला रहे हैं, तो अंग्रेज लोग नेपाल सरकार को क्या करता है दोस्तों, चेतावनी देता है कि जिसको जहां है जल्द से जल्द जयप्रकाश नारायण को पकड़ो, अब पकड़ के उसको जेल में डालो। अब नेपाल क्या करता है दोस्तों कि अंग्रेज लोग इसको बांध दे दिया, अगर नहीं पकड़ेगा तो हम अटैक कर देंगे तुम पर, नेपाल पर। तो नेपाल सोचा कि कल हम लड़ाई मोल लेवे जाएं, इसलिए नेपाल क्या करता है कि इनको हनुमान नगर से वहीं अरेस्ट कर लेता है, किनको, जयप्रकाश नारायण जी को। अब अरेस्ट हो जाते हैं, ये भी हो गए हैं। लेकिन आपको कहने का मतलब जेल से फरार होने वाले नेता कौन थे, यही थे जयप्रकाश नारायण जी। और यही कहने का मतलब भारत छोड़ो आंदोलन को ज़्यादा कहने का मतलब एक्टिव किए थे, मतलब बाहर निकल करके। तो आपसे क्वेश्चन देगा कि जयप्रकाश नारायण जी को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि किसमें मिला था, सविनाबागी आंदोलन में कि असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में कि आपको भारत छोड़ो आंदोलन में। तो ऑप्शन रहेगा तो क्या मारिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में। अब आपको क्या कहते हैं कि 1942 में तो चले जाते हैं जेल में। अब चले गए जेल में, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जेल से कोई बाहर निकला नहीं। अब 1946 में जेल से निकलते हैं। अब इनको रिहा अंग्रेज कब करता है, 1946 में। अब जरा समझो, अब 1946 में जब अंग्रेज इनको रिहा करता है, किनको, जयप्रकाश नारायण जी को। तो जयप्रकाश नारायण जी रिहा कब हो रहा है, 1946 में। तो 1946 में जब रिहाई होती है इनकी, ये सोचते हैं कि बड़ा डेंजर है। अभी क्या करते हैं कि इनको दल वाला जो है, दलहीन, कहने का मतलब जो भी पार्टी साटी है तो सब पार्टी से ही ना खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि पार्टी उटी जो है जितना है कोई पार्टी ठीक ठाक नहीं है। तो कहने का मतलब इनका दिमाग में कैसी वाक्य आता है दोस्तों, ये कहने का मतलब ये जुड़ जाते हैं। एक बात इनको एक दिमाग में चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, 2-4 बातें आप लोग को मैं और समझा दूं तो आपको मामला समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम समझा नहीं सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसके पश्चात अब आगे समझें। तो यहाँ पे अब लेखक कहते हैं 1942 में तो जेल में गए, अब 46 में इनको छोड़ा गया। अब तो जैसे जेल से बाहर निकलते हैं, अब देखो जरा, हमने बोला यहाँ पे 1946 में जेल से बाहर निकले कौन, जयप्रकाश नारायण जी। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि वहाँ से निकल करके इनको दल युक्त मतलब दलहीन राजनीति पे ज़्यादा सोचते हैं, दलहीन राजनीति।
तो दलहीन राजनीति पे ज़्यादा फोकस करते हैं। दलहीन राजनीति समझता है मतलब वैसा राजनीति हो जिसमें कोई पार्टी सार्टी के चर्चे नहीं हो, कि कोई कांग्रेस पार्टी है, कि कोई बीजेपी पार्टी है, कोई जदयू पार्टी है, कोई आरजेडी पार्टी, पार्टी सार्टी इसको मतलब नहीं है। तो ये दल विहीन राजनीति के बारे में सोच रहे हैं कौन? जयप्रकाश नारायण जी। अब दल विहीन राजनीति के बारे में क्यों सोच रहे हैं? ये कहते हैं कि जो ये पार्टी जो होता है, तो पार्टी में क्या होता है, अगर समझेगा यहाँ पे आप लोग, कुछ बात यहाँ पे आपको समझना है। जो भी अगर मान लो कि दो पार्टी है, तो अगर दो पार्टी है तो एक सत्ता दल होगा, सत्तारूढ़ होगा, तो एक सत्ता दल होता है, एक विपक्षी पार्टी होता है। तो क्या करता है कि सत्ता दल भी जो होते हैं और विपक्षी दल भी होते हैं, दोनों में से कोई क्या करता है कि दोनों कोई जनता पर उतना ध्यान वहाँ नहीं देता है। सत्ता दल तो कहने का मतलब अपना जो भी होता है अपना बहुमत द्वारा लेकर के अपना बैठा रहता है, और ये भी जो विपक्षी पार्टी वो भी जनता की बात को सुनता उनता नहीं। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अगर बोला जाए कि आपको सत्ता दल जो भी है, तो सत्ता दल भी जनता के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होते, जनता पर ध्यान नहीं देते हैं, जितने के पश्चात अपना कहने का मतलब काम खत्म कर देते हैं। अगर विपक्षी दल की बात करें तो भी जनता की बातों को समझते नहीं। तो आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आपको ज़्यादा ही आपको जोर दे रहे हैं दल विहीन राजनीति, दलहीन, इसमें कोई पार्टी सार्टी नहीं हो। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक टर्म आपको आता है सर्वोदय समाज। क्या आता है? सर्वोदय समाज। अब यहाँ पे सर्वोदय समाज से भी आपको सवाल पूछ सकता है। तो सर्वोदय समाज के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान ये रखना है कि सर्वोदय समाज के बारे में क्या इनकी राय है। तो सबसे पहले तो सर्वोदय शब्द जो है, अगर सर्वोदय शब्द की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो सर्वोदय शब्द आपको दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो अगर क्वेश्चन देगा कि सर्वोदय शब्द दिया कौन था, तो महात्मा गांधी। और सर्वोदय समाज की स्थापना किए थे विनोबा भावे। कौन किए थे? विनोबा भावे। तो शब्द दिया गया है सर्वोदय। सर्वोदय माने क्या है? सबका उदय, सर्व जोड़ उदय, उसी को बोलते हैं सर्वोदय। क्या बोलते हैं? सर्वोदय। तो हमने आपको बोला कि अगर बोल रहा है कोई सर्वोदय तो इसका मतलब है सबका उदय। तो सर्वोदय शब्द दिया कौन? तो सर्वोदय शब्द दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किन के द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अगर क्वेश्चन देगा कि सर्वोदय समाज की स्थापना कौन किए थे, तो विनोबा भावे किए थे। कौन किए थे? विनोबा भावे। विनोबा भावे। तो सर्वोदय समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है? विनोबा भावे। और बोल सकते हैं हम लोग कि सर्वोदय शब्द कौन कौन दिए थे, तो महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने शब्द दिया, इसका स्थापना कौन किया? विनोबा भावे। अब इसी के तर्ज पे जयप्रकाश नारायण जी कुछ सोचते हैं, इसी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। कौन? जयप्रकाश नारायण। अब सर्वोदय समाज के माध्यम से क्या कहते हैं जरा समझो, इनका विचार क्या है। ये सोचते हैं कि हमारा समाज ऐसा बने कि हमारे समाज में नर और नारी समान हो। नर और नारी क्या हो? समान हो। तो नर नारी समान का नारा देने वाले कौन है? जयप्रकाश नारायण। तो सर्वोदय समाज के माध्यम से देखो, सर्वोदय समाज से आपको क्या लगाव है, क्या जुड़ाव है, किनका? जयप्रकाश नारायण जी का आपको पूछेगा क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। तो हमने बोला इनका मानना है कि आपको नर और नारी क्या है? समान है। किनका मानना है? जयप्रकाश नारायण जी का। और कहते हैं कि सर्वोदय समाज के माध्यम से इन लोगों में आपको नैतिक शिक्षा, कौन शिक्षा? नैतिक शिक्षा देना चाहते थे। नैतिक शिक्षा देना चाहते थे किसके माध्यम से? सर्वोदय समाज के माध्यम से। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। और कहते हैं कि नर और नारी समान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और कहते हैं दोस्तों यहाँ पे जाति विहीन की बात करते हैं। जाति विहीन कहने का मतलब हमारे यहाँ जाति ही ना हो, जाति को कैंसिल करने की बात करते हैं। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। तो जाति को यदि हम लोग कैंसिल करने की बात करें, तो जाति अगर हमारे समाज में नहीं रहेगा तो छुआछूत हमारे समाज से ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो छुआछूत हो जाएगा तो हमारा समाज, कहने का मतलब समाज बराबर हो जाएगा। इस दृष्टि से देख रहे हैं कौन? जयप्रकाश नारायण। कौन समाज के माध्यम से? तो सर्वोदय समाज के माध्यम से। सर्वोदय समाज के माध्यम से कहते हैं कि नर नारी को अधिकार बराबर मिले। नैतिक शिक्षा से अगर लोग जुड़ेगा तो ठीक रहेगा। जाति विहीन समाज हो, छुआछूत खत्म हो जाएगा। और एक बात इन्होंने जिक्र किया था, अंतरजातीय। अंतरजातीय हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं अंतरजातीय। अंतरजातीय विवाह के बारे में इन्होंने बहुत बल दिया था। कहने का मतलब एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोग से विवाह करेगा तो क्या होगा कि कहने का मतलब हमारे समाज में जो जाति पात जो है वो धीरे धीरे क्या होगा? समाप्त होगा। और अंतरजातीय विवाह को ही प्रोत्साहन करने के जो कहने का मतलब मूड में जो थे वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी। और जब अंतरजातीय विवाह लोग करने लगेगा तो हमारे समाज से जाति खत्म हो जाएगा। तो जाति खत्म हो जाएगा तो छुआछूत खत्म होगा। छुआछूत खत्म होगा तो हमारे लोगों में भाईचारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाईचारा। तो इससे हमारा समाज अच्छा चलेगा। दिक्कत क्या है? जातीय प्रथा के कारण क्या होता है कि लोग क्या करता है कि जाति के वो जाति के है, उसके यहाँ मत जाओ, उसके यहाँ मत जाओ। तो अपने अंतर जाति विवाह होगा तो लोग में जाति प्रथा खत्म होगा, जातिवाद खत्म होगा, छुआछूत खत्म होगा, छुआछूत खत्म होगा तो लोगों में भाईचारा आएगा, भाईचारा आएगा तो हमारे लोकतंत्र, हमारा देश का है सफल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपको ये तो
सर्वोदय समाज वाला समझ में आया। कुछ बात सर्वोदय समाज के माध्यम से उन्होंने और बोला, क्या बोला जरा समझ सकते हैं। उन्होंने भूदान आंदोलन के लिए बोला था। भूदान आंदोलन कहने का मतलब इनका मानना था कि जो भी है बड़े बड़े जमींदार वर्ग हैं तो क्या करो कि यहाँ पे बहुत आप लोग देखते होंगे हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है दोस्तों कि कुछ लोग ऐसे हैं जिसके पास 50 बीघा ज़मीन है, कुछ लोग के पास 2 बीघा भी ज़मीन नहीं है, 2 कट्ठा भी ज़मीन नहीं है, अपना दूसरा के यहाँ जोत करता है, खेती वगैरह करता है, तब जाकर के अपना जीविकोपार्जन करता है। तो भूदान आंदोलन की बात कर रहे थे सर्वोदय समाज के माध्यम से कौन, जयप्रकाश नारायण जी। अब यहाँ पे आप लोग को यहाँ तक तो मामला समझ में आया। अब आपको समझना है एक चीज़ और देता है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। ये भी आपको जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। 1952 में किया गया था, 1952 में। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। अब आगे मामला क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और 1947 से लेकर के 1974 तक, 74 तक अगर जोड़ेगा तो लगभग हम लोग को बात करें तो 27-28 साल का पीरियड हो जाएगा। लगातार इस समय आपको कांग्रेस की सरकार है। किसकी सरकार है, कांग्रेस की। लगातार इस समय आपको कांग्रेस की सरकार रही 1947 से लेकर के 1974, 75, 77 तक अगर बोले तो कांग्रेस की सरकार है। मतलब लगभग 30 वर्षों तक अगर एक व्यक्ति इतना लंबा समय तक अगर शासन करेगा तो भ्रष्ट तो हो ही जाएगा ना। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो इस समय आपको यहाँ पे लेखक कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि हम ना तो जेपी बाबू से कहने का मतलब ना तो लेखक यहाँ पे कहते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि मैं तो जवाहरलाल नेहरू से भी मैं दुखी नहीं हूँ और नहीं महात्मा गांधी के विचारों से दुखी हूँ, सब लोग ठीक हैं। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे इस समय आपको ध्यान रखना है कि 1971 का समय है। 1971 में चुनाव हो रहा था तो इंदिरा गांधी की सरकार आई। किसका, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी की सरकार आई दोस्तों। तो इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है कि 71 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ। और गरीबी हटाओ का नारा दे दिया। कहने का मतलब इन्होंने नारा दिया कि हम जितना गरीब हमारे देश में सबको क्या कर देंगे, हटा देंगे, सबको गरीबी खत्म कर देंगे। कौन नारा दिए, इंदिरा गांधी। और गरीबी हटाओ का नारा दे करके पूर्ण बहुमत के साथ इंदिरा गांधी ने अपना सरकार तो बना लिया। अब क्या हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया। 72 में पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ, तब फिर भारत की स्थिति खराब हुआ। 1972 के बाद अगर बात करें 73-74 में प्राकृतिक आपदा वगैरह आ गया तो उसमें भी हमारे देश की स्थिति खराब रही। तो कहने का मतलब 71, 72, 73, 74 तक मतलब 4 साल हो चुके थे, लेकिन एक भी वैकेंसी वगैरह नहीं आ रहा था। छात्र लोग क्या कर रहे थे, मतलब छात्रों में बेरोजगारी चरम सीमा पर हो चुका था, बेरोजगारी। अब बात करें तो बेरोजगारी बढ़ चुका है, लोगों में भ्रष्टाचारी बढ़ चुका है। तो भ्रष्टाचार हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं लोग। अब सबसे बड़ा समस्या था बेरोजगारी का और सबसे बड़ा समस्या है भ्रष्टाचारी का। तो छात्र लोग पढ़ लिख करके क्या कर रहे हैं, लोगों को रोजगार तो मिल नहीं रहा है। अब क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको 71 से लेकर के 74 तक वैकेंसी आया ही नहीं। अभी तो नारा दे दिए थे इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ, हम गरीबी हटा देंगे, पूरा गरीब को खत्म करने लगे। अब क्या करें, गरीबी के पकड़ कर मरवाना शुरू कर दिए। उल्टी बात चले लगा, वैसा बात नहीं है। गरीबी हटाओ का अगर नारा दिए तो कौन दिए, तो इंदिरा गांधी। आपको ध्यान रखना कब, 1971 में। 72 में तो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो गया तो ही दिक्कत हुआ। अब 73-74 में प्राकृतिक आपदा, उससे आपको घाटा हो गया। अब इसी के तर्ज पे क्या हुआ कि रोजगार मिल नहीं रहे थे लोगों में। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि रोजगार जब नहीं मिल रहे थे तो इस पर ले करके आपको हम यहाँ बात करें तो पटना के कुछ छात्र, बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। तो पटना के कुछ छात्र क्या सोचते हैं कि जब तक आंदोलन नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो पटना के कुछ छात्र क्या करते हैं दोस्तों कि आंदोलन करने के लिए सोचते हैं, और इसी दरमियान क्या सोचते हैं कि जब आंदोलन करेंगे, जब तक कोई नेतृत्व नहीं संभालेगा तब तक कुछ होने जाना नहीं है। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे आपको जयप्रकाश नारायण जी के पास यहाँ पे पटना के सभी छात्र जाते हैं। बहुत लाखों की संख्या में यहाँ पे पटना की छात्र जा करके जयप्रकाश नारायण जी से कहते हैं कि हम लोग आंदोलन करना चाहते हैं सरकार के खिलाफ, इंदिरा सरकार के खिलाफ, और आंदोलन के समय क्या कीजिए, आप हमको सपोर्ट कीजिए। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी छात्रों से मिलते हैं, छात्रों से मिल तो जाते हैं, बट जयप्रकाश नारायण जी एक शर्त रखते हैं कि हम जैसे कहेंगे वैसे आपको आंदोलन करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप लोग हिंसात्मक आंदोलन कर लीजिएगा। हिंसात्मक कहने का मतलब लड़ाई झगड़ा कर लीजिए, तो इससे ऐसा हम आंदोलन को नेतृत्व कर सकते नहीं है। तो आंदोलन जब भी होगा तो कहने का मतलब अहिंसात्मक हो। अहिंसात्मक कहने का मतलब कहीं पे झगड़ा वगैरह नहीं हो, तो हम आंदोलन को नेतृत्व संभाल सकते हैं। कौन बोले, जयप्रकाश नारायण जी।
तो जयप्रकाश नारायण जी क्या करते हैं कि आंदोलन का नेतृत्व तो संभाल लेते हैं छात्रों के कहने पर। तो किस शर्त पर माने कि आंदोलन जब अगर अहिंसात्मक होगा, लोग कहने का मतलब तोड़ फोड़ अगर नहीं करेगा, तब हम आंदोलन का नेतृत्व संभालेंगे, अदरवाइज हम आंदोलन का नेतृत्व संभालेंगे नहीं। अब यहाँ पे जब जयप्रकाश नारायण जी नेतृत्व संभाल लिया तो इन्होंने सोचा कि बिहार में क्यों, पूरे भारत मतलब बोल सकते हैं राष्ट्र स्तर पर, पूरे बोल सकते हैं कि पूरे संपूर्ण भारत में ये आंदोलन का बिगुल फूके, तब जाकर के बढ़िया रहेगा। तो पूरा आंदोलन पूरे राष्ट्र स्तर पर हो, पूरे व्यापक स्तर पर हो, पूरे इंडिया में न कहे, पूरे भारत में आप लोग मतलब आंदोलन करने की बात करते हैं जयप्रकाश नारायण जी। और इसी तर्ज को लेकर के आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको शीर्षक लिखा गया है संपूर्ण क्रांति। क्या लिखा गया है? संपूर्ण क्रांति। अब देखो क्रांति माने आपको क्या होता है, क्रांति समझता है, क्रांति माने तुरंत बदलाव। ऐसा नहीं कि आपको सुनता है 1947 की क्रांति, नहीं, हम लोग ऐसा नहीं समझते। क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन तुरंत हो, एकदम क्षणिक परिवर्तन हो, उसको अगर बदलाव अगर हो रहा है तब उसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण क्रांति। अब यही क्या करते हैं दोस्तों, सभी छात्रों के कहने पर जयप्रकाश नारायण जी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक नारा देते हैं संपूर्ण क्रांति। तो आपको क्वेश्चन देगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले व्यक्ति कौन थे? जयप्रकाश नारायण। और ये कहाँ से दिया गया था? तो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से दिया गया था। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से आपको नारा दिया गया था। कौन क्रांति? संपूर्ण क्रांति। ये कब दिया गया था ये भी आपसे पूछ सकता है डेट। तो 5 जून 1974 को दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया? तो आपको जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। तो कहाँ से दिया गया? तो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से दिया गया। और इसमें कहा जाता है कि आपको लाखों की संख्या में गांधी मैदान लबालब एकदम भरा हुआ था और लोगों को आह्वान कर रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। और संपूर्ण क्रांति मतलब सभी क्षेत्रों में क्रांति लाना चाहते थे। ऐसा नहीं कि केवल रोजगारी बहुत बड़ी दिक्कत है, भ्रष्टाचारी बहुत दिक्कत है। हमारा कहने का मतलब पूरा सरकार करप्ट हो चुका था। प्रत्येक कोई काम करो, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, सारे लोग कहने का मतलब रिश्वतखोरी, इतना घूसखोरी हो चुका था कि एकदम भ्रष्टाचारी एकदम चरम सीमा पर हो चुका था उस समय। इसीलिए 7 क्षेत्रों में, लेखक यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं 7 क्षेत्रों में यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि आंदोलन प्रारंभ करने की बात करते हैं संपूर्ण क्रांति के माध्यम से। अब क्या क्या क्षेत्र है आप लोग देख लो। 7 क्षेत्र क्या क्या है? तो कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन हो, समाज में जो बुराई है उसमें परिवर्तन हो। आपको कहते हैं कि आर्थिक जो दिक्कतें आ रही है तो आर्थिक परिवर्तन हो। आपको कहते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन हो, और कहते हैं कि धार्मिक परिवर्तन हो। और यहाँ पे अगर बात करें तो कहते हैं कि शैक्षणिक परिवर्तन हो। कौन परिवर्तन? शैक्षणिक। तो शैक्षणिक परिवर्तन हो। और यदि बात करें दोस्तों तो बौद्धिक परिवर्तन हो। और यदि बात करें तो आध्यात्मिक। क्या? आध्यात्मिक। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको 7 हुआ, 3 3 6 1 7। तो आपको क्वेश्चन देगा कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से 5 जून 1974 को, तो इसमें कितने क्षेत्रों की बात की गई थी? तो 7 क्षेत्रों की बात की गई। सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र की बात की गई आपको संपूर्ण क्रांति के माध्यम से। हम यहाँ पे लेखक कहते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जड़ क्या है, जरा समझिए आप लोग। यहाँ पे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का जड़ है चुनाव में। कहने का मतलब चुनाव में एकदम गर्दा खर्च करना। चुनाव में क्या करता है? यहाँ पे चुनाव में यदि बात करें तो चुनाव में आपको पैसे जो पानी की तरह बहाया जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि चुनाव में पैसे इतना खर्च करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर चुनाव पर अगर अंकुश लग जाए खर्च पर तो भ्रष्टाचार शायद हम लोग को यहाँ कम जाए। तो देखो जरा भ्रष्टाचार के कारण बताते हैं। सबसे बड़ा कारण चुनाव में अत्यधिक खर्च। देखो भाई, अगर कोई प्रत्याशी अगर मान लो करोड़ों रुपया अगर खर्च करके अगर जीत रहा है तो सबसे पहले तू 1 करोड़ खर्च किया तो 10 करोड़ बना के फेरा में रहेगा। तो इसीलिए हम लोग यदि बात करें तो सबसे पहला तो चुनाव में जो अत्यधिक खर्च हो रहा है तो इसको अगर अंकुश लगा दिया जाएगा, इस पर अगर कंट्रोल कर लिया जाएगा तो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार कुछ नियंत्रित हो जाएगा। और यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हो चाहे जो भी कर्मचारी हो, सारे लोग रिश्वत लेते हैं। तो सारे लोग रिश्वत अगर लेना बंद कर देंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सारे लोग अगर रिश्वत लेना बंद कर देंगे, जो भी अगर आप लोग जानते हैं कि ब्लॉक में जाओ कामों करना ब्लॉक में, तो और में 400-500 रुपया लग जाएगा। अगर बनना चाहे जो भी जातीय बासी जाता है ओकरे में मार धर के धूके लगता है लोग। तो आपको कहते हैं रिश्वत बंद कर दे। अगर चुनाव में खर्च अगर कम कर देगा तो इससे भ्रष्टाचार रुकेगा, अदरवाइज आपको भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं। और यदि बात करें दोस्तों, यहाँ पे एक बात हमने आपको लिखा था कि जयप्रकाश नारायण जी दलहीन राजनीति पर
जोर देते हैं। कहने का मतलब पार्टी युक्त नहीं हो, पार्टी उसाटी कोई नहीं हो, बिना पार्टी के हो। और बिना पार्टी के हो तो इसके लिए इन्होंने एक दो बात का जिक्र किया है, छात्र संघर्ष समिति, छात्र संघर्ष समिति, छात्र संघर्ष समिति का जिक्र किया इन्होंने। और एक इन्होंने लिखा जन संघर्ष समिति, जन संघर्ष समिति। अब देखो मामला क्या है, छात्र संघर्ष समिति और जन संघर्ष समिति। कहने का मतलब है छात्रों का संगठन हो और लोगों का संगठन हो। ये क्या करेगा, इन्हीं संघ से, छात्र के संघ से और लोगों के संघ से ही कोई प्रत्याशी चुना जाएगा और यही प्रत्याशी चुन करके जीत करके जाएगा और वही लोगों के लिए कार्य करेगा। अगर ये प्रत्याशी काम नहीं करेगा तो क्या करेगा, छात्र संघर्ष समिति या तो जन संघर्ष समिति। जयप्रकाश नारायण जी का कहना है कि हमारे देश में छात्र संघर्ष समिति का गठन हो या तो जन संघर्ष समिति का गठन हो। अब यही लोग से क्या होगा कि यही लोग से कोई एक प्रत्याशी चुन कर जाएगा, यही लोग जीतेगा और यही लोग हमारे देश के यहाँ, कहने का मतलब समाज में जो भी जहाँ पे दिखते हैं उसको क्या करेगा, दूर करने का कार्य करेगा। इसका काम क्या है, तो इसका काम है दोस्तों चुनाव इन लोग लड़ेगा, चुनाव लड़के जाएगा और उसके बाद जो भी हमारे, कहने का मतलब सामाजिक विवाद है तो सामाजिक विवादों को सुलझाएगा, सामाजिक विवादों को सुलझाएगा कौन, छात्र संघर्ष समिति और जन संघर्ष समिति। और बोल सकते हैं कि अगर इन लोग भी अगर किसी प्रकार का कोई अगर दिक्कत करता है, किसी प्रकार का गलत कार्य करता है, भ्रष्टाचार करता है तो इस पर भी अंकुश लगाएगा छात्र संघर्ष समिति और जन संघर्ष समिति मिलकर के। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपको जयप्रकाश नारायण जी किस किस सेक्टर में काम किया। लेकिन एक बात और आप लोग इनसे याद रख सकते हैं, क्या इनके बारे में आप कहा जाता है दोस्तों कि आपको इनके बारे में आपको दो लेखक का यहाँ पे नाम लिया है, एक राम वृक्ष बेनीपुरी जी का, राम वृक्ष बेनीपुरी, तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का इन्होंने नाम लिया है और एक नाम लिया है रामधारी से दिनकर जी का। तो दिनकर को बहुत याद किए हैं अपने निबंध में और बेनीपुरी जी को भी याद किए हैं, लेकिन आपको दिनकर जी के बारे में आपको ध्यान ही रखना है। दिनकर जी एक लाइन लिखे थे कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये दिनकर की पंक्ति है। तो लेखक कहते हैं कि शायद अगर दिनकर आज जिंदा होते तो क्या बात था। दिनकर की मृत्यु कैसे हुई थी, तो उनको दिनकर की मृत्यु हुई थी दोस्तों हार्ट अटैक से, दिल का दौरा पड़ने से दिनकर जी का मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन देगा आपको कि दिनकर जी की मृत्यु कैसे हुई थी।